नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। लीजिए फिर से हम आ गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम जानकारियों के साथ। आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरें। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में घर का सपना हुआ महंगा। रेडी रिकॉर्नर रेट बढ़ने की वजह से ग्राहकों को देनी होगी ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी। पिछले साल की शुरुआती 3 तिमाहियों में रियल एस्टेट सेक्टर में रही 6% की गिरावट। औद्योगिक संगठन एसोचैम के सर्वे में हुआ खुलासा। इस साल दिल्ली एनसीआर में मुंबई में तेजी से सुधर सकता है प्रॉपर्टी बाजार। इंदौर और जयपुर भी बन सकता है प्रॉपर्टी में निवेश के लिए मनपसंद शहर। और रेडी टू मूव इन फ्लैट्स के एनसीआर में है कई ऑप्शन। 40 लाख रुपए में शिफ्ट कर सकते हैं अपने 2 BHK फ्लैट में आप। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में घर का सपना महंगा हो गया है क्योंकि राज्य सरकार ने रेडी रिकॉर्नर रेट में औसतन 20% का इजाफा कर दिया है। इससे घर खरीदारों को अब स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा देनी होगी। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में घर का सपना नया साल आते ही महंगा हो गया है। महाराष्ट्र सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नागपुर और पुणे सहित राज्य के कई अहम शहरों में आरआर रेट यानी रेडी रिकॉर्नर रेट 15 से 20% बढ़ा दिया है। इससे फ्लैट खरीदने वालों को ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। रेडी रिकॉर्नर रेट वो दर होती है जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी खरीदारों से वसूली जाती है। अब मंदी पहले से ही है, ऑलरेडी सेल प्राइसेस प्रेशर में है। कस्टमर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और आपने एक और कॉस्ट बढ़ा दिया, तो कस्टमर के लिए आपने मकान लेना बिल्कुल मुश्किल कर दिया। मुंबई के कुल 737 जोन में से 711 जोन में 15 से 20% आरआर रेट बढ़ाई गई है, जबकि बाकी के 26 जोन में 50% तक आरआर रेट में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले से परेशान घर के ग्राहकों पर और बोझ पड़ेगा। पहले 50 लाख के फ्लैट पर 5% की दर से 2.5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी देना होता था, जो कि अब बढ़कर 2,87,000 के करीब पहुंच जाएगा। यानी कि पहले से महंगे घर का सपना और महंगा हो जाएगा। यही नहीं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में जिम है या स्विमिंग पूल है तो उन्हें और ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी भरना होगा। जहां पे 20%, 25% और 50% इंक्रीज की है, उसके पीछे उन्होंने जो कारण दिए हैं कि जिस बिल्डिंग में जिम्नेजियम होगा या जहां पे स्विमिंग पूल फ्लैट के साथ में अटैच होगा या कुछ और एमिनिटीज होंगी, उसके लिए जो रेट का इंक्रीज है वो 20 से लेके 50% तक इंक्रीज किया है। तो कोई भी टैक्स जो है वो सरकार लगाती है, स्टैम्प ड्यूटी भी एक टैक्स है, उसका इम्पैक्ट जो है वो डेवलपर्स के ऊपर भी होगा और जो एंड यूजर्स, फ्लैट परचेजर हैं, जो रहने के लिए अपने सर पर एक आशियाना, एक छत ढूंढते हैं, उनके ऊपर भी है। अब रीसेल फ्लैट की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि रीसेल में लोग अपने फ्लैट्स की खराब स्थिति की वजह से भले ही उसे कम कीमत पर दूसरी पार्टी को बेच रहे हों, लेकिन उस पर स्टैम्प ड्यूटी उस जोन के आरआर रेट पर ही तय की जाएगी। ऐसे में पहले से परेशान रियल एस्टेट सेक्टर की परेशानी और बढ़ सकती है। साथ ही आम लोगों के सस्ते घर का सपना फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा। मुंबई से सिद्धांत मिश्रा के साथ राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। पिछले साल देश के रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त सुस्ती देखने को मिली। ग्राहकों की कमी और ऊंची कीमतों की वजह से इस सेक्टर में 6% की गिरावट दर्ज की गई। एसोचैम की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। – 2013 में देश के जमीन, जायदाद और आवास निर्माण कारोबार में कई तरह की कठिनाइयां आईं, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में सितंबर 2013 तक हुआ निवेश साल 2013 की इसी अवधि में हुए निवेश के मुकाबले 6% घटकर 14.51 लाख करोड़ रुपए रह गया। एसोचैम द्वारा किए गए अध्ययन में ये जानकारी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 2012 में इसी अवधि में 15.39 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। साथ ही एसोचैम ने अपने अध्ययन में ये भी जानकारी दी है कि वर्ष 2014 के शुरुआती 6 महीनों के दौरान भी रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं दिखती।
एसोचैम के इस अध्ययन के अनुसार 2013 में रियल एस्टेट सेक्टर को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट, रुपए में अस्थिरता, मजदूरों की कमी, ऊंची लागत और बढ़ती ब्याज दरें आदि शामिल हैं। यही वो कारण है जिनकी वजह से रियल एस्टेट बाजार में लगातार गिरावट आई है और लोग भी रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने से बच रहे हैं। वैसे अगर रियल एस्टेट में इस दौरान सबसे ज्यादा निवेश की बात की जाए तो वो रहा महाराष्ट्र, जहां लोगों ने रियल एस्टेट में 20% निवेश किया। इसके बाद नंबर आता है गुजरात का, जहां रियल एस्टेट में निवेश 13% रहा। वहीं हरियाणा में मकान, दुकान और फ्लैट विकसित करने में निवेश गतिविधियां बढ़ी। वहीं सितंबर 2012 से सितंबर 2013 के बीच अगर बात करें रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में आई निवेश में गिरावट की, तो इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट झारखंड, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रहा। हालांकि इस दौरान बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार के निवेश में बढ़ोतरी हुई है। वैसे 2014 के शुरुआती 6 महीनों तक तो रियल एस्टेट का हाल सुधरता नजर नहीं आता। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर अभी लोग सोच में हैं कि जो नई सरकार आएगी वो क्या पॉलिसी लेकर आएगी। साथ ही इस समय एंड यूजर्स भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से बच रहे हैं, जिसका एक कारण बढ़ती EMI भी है। साथ ही जो कठिनाइयां रियल एस्टेट सेक्टर में हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। अब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस बिल आने की। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी यानी कि IFIE के फाउंडर सिद्धार्थ उपाध्याय। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सवाल जवाब के सिलसिले की और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं आशीष कुमार हैं जयपुर से। जी पूछिए अपना सवाल। सोना रोड पे घर खरीदना चाहता हूँ, क्या ऑप्शन है? आने वाले 5 सालों में क्या रिटर्न मिल सकता है? आशीष, सोना रोड पे बहुत तेज़ी के साथ प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर आप सोना रोड के नॉर्मल एवरेज प्राइस हाइक की बात करें तो 20 से 40% प्रतिशत के दर से यहाँ पे एवरेज रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। बाकी पैसा लगाने की जहाँ तक बात है, ये पूरा डिपेंड करता है कि आपके जेब में कितना पैसा है। अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 58 के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। 47 से 49 के बीच जो रेट्स हैं वो 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास रेट चला गया है। तो एवरेज अगर आप प्राइस सोना रोड का देखें तो वो 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रहा है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट सम है आज की डेट में किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में एंटर करने का। तो आशीष जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रही हैं चित्रा जोशी हैं मेरठ से। जी क्या जानना चाहती हैं चित्रा आप? मैं NH24 पर घर लेना चाहती हूँ, वहाँ किस रेंज में घर मिल जाएगा? रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना ठीक रहेगा? चित्रा, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। रेडी टू मूव इन फ्लैट्स लेना हमेशा से बेहतर रहा है, और ख़ासकर एक डेवलपिंग इकॉनमी में। एक तो आपके पास आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। रेडी टू मूव इन फ्लैट में किसी भी तरीके के गड़बड़ी होने की आशंका सबसे कम होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक बार में पैसे दे के, या फिर अगर बैंक से आप मैनेज करके आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करवा के फ्लैट खरीदना, तो आइडियली यू शुड गो फॉर रेडी टू मूव इन फ्लैट्स। NH24 एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर जगहों में से एक है दिल्ली के आसपास, और 2,000 से 6,000 के बीच में, विच इज़ अ वेरी 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 वास्ट आई वुड से लाइन ऑन विच यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। तो अब 2,000 से 6,000 के बीच उसमें कहीं भी घुस सकती हैं, और ये प्राइस भविष्य में बढ़ने ही वाली है। तो मेरे हिसाब से 2,000 से 3,200 के बीच अगर आप को एंट्री पॉइंट मिल जाती है तो यू विल बी गोइंग लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक एट द एंड। और अब हमसे अगला सवाल पूछ रहे हैं अजयदीप सिंह हैं जम्मू से। जी अजयदीप, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं भिवाड़ी और फरीदाबाद में से निवेश करना चाहता हूं, लेकिन मैं दोनों में से कौन सी जगह में निवेश करूं इसका मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तो ये मुझे इस बारे में आप कुछ बताइए प्लीज़। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो भिवाड़ी एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा जगह है। अगर आप DMIC की बात करें जो वहाँ पे आ रहा है, एक बार अगर ऑपरेशनल हो गया तो प्राइस कहाँ जाके रुकेगा किसी को नहीं पता। एंट्री पॉइंट जो प्राइस का है वो करीब 1,600 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 3,200 से 3,300 रुपये तक का चल रहा है। अगर आप ऐसी जगह देख रहे हैं जो आपके बजट के हिसाब से आपको रहना भी है वहाँ पे, और आप दिल्ली में काम करते हैं या फिर
एनसीआर में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की आवश्यकता है, तो फरीदाबाद उसके लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। और फरीदाबाद अपने आप में धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, जो बड़ी लॉन्ग ड्यू थी। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की सोच आप रखते हैं, आप दोनों में से कोई भी जगह चूज़ कर लें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अजयदीप, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक ईमेल हमें भेजा है, पायल जैन है मुंबई से, ये जानना चाहती हैं दिल्ली एनसीआर में स्टूडियो अपार्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन हैं, आने वाले साल में स्टूडियो अपार्टमेंट से कितना रेंटल की कमाई इनको हो सकती है। पारुल, स्टूडियो अपार्टमेंट वर्तमान की चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है जो भविष्य में और ग्रो ही करेगी। जहाँ तक स्टूडियो अपार्टमेंट और सर्विस अपार्टमेंट के रेलेवेंस का सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ है और हर एक आदमी को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब रही बात कि कहाँ कहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो आप देखिए एक्सप्रेस वे पे तो खैर एक से एक चीज़ें आ रही हैं। आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ भी बढ़ रही है। आप भिवाड़ी की तरफ जाएंगे, वहाँ भी बावल में और टपुगरा में और इन सब जगहों पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। दिल्ली में कहीं कहीं पे ये चीज़ें आ रही हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप रेकी करें, एक उनका जो टोटल ओवरऑल फ्लोर प्लान है वो समझें, क्योंकि आप 400 से 600 स्क्वायर फीट के बीच खेलते हो, तो आपको वॉशरूम भी देखना है, आपको एक ओपन किचन भी देखना है, अपना थोड़ा सा ओपन एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप कपड़े सुखा सकें, फ्रिज भी रखना है आपको। सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन पारुल, आपको रेंटल 3,000 रुपये महीने से लेके 15 से 18,000 रुपये महीने भी मिल सकता है। एक और ईमेल हमें भेजा है, रोहित गुप्ता है दिल्ली से, ये जानना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट या यमुना एक्सप्रेसवे पर रहने के लिए 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं। इनका बजट है 40 लाख रुपए, क्या है बेहतरीन ऑप्शन इनके लिए? यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा वेस्ट दोनों ही अभी उभरते हुए रियल एस्टेट ऑप्शंस हैं, और आप इस बात को नोट कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ उभरते हुए रियल एस्टेट ऑप्शंस हैं। इन्वेस्टमेंट या लिविंग के लिए मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में काफ़ी दिनों से डेवलपमेंट हो रही है और बहुत सारे उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब डिलीवरी के कागार पे हैं। तो रही बात आपके इमीडिएटली रहने की, मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको करीब 1 साल तो वेट करना चाहिए कि आप वहाँ जाके रहें, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, बाकी जो ज़रूरियात होते हैं एक जगह पर रहने के, वो सब चीज़ें धीरे धीरे सेट होती हैं। तो 1 साल आपको वहाँ लगेगा। रही बात यमुना एक्सप्रेसवे की, मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर आप रहना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 साल वेट करना पड़ेगा कंफर्टेबल लिविंग के लिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी रियल एस्टेट को खरीदते समय हम चाहें या नहीं चाहें, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। तो वहाँ पे इन दोनों को पूरे के पूरे बराबर मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 3 से 4 साल वेट कर सकते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। लेकिन जहाँ तक रहने का सवाल है, मेरे हिसाब से 1 साल आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट और करीब 3 साल यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए 40 लाख का बजट बहुत ही डिसेंट बजट है इन दोनों जगहों को देखते हुए। और कनेक्टिविटी की आप जहाँ से बात करें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट 3 तरह से जुड़ा हुआ है। आपको NH24 से भी जुड़ा हुआ है, नोएडा से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, ग्रेटर नोएडा से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मूव अराउंड करने के ऑप्शन ज़्यादा हैं। कल को आप अपनी गाड़ी ले लेते हैं या फिर गाड़ी नहीं भी लेते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, थोड़ा सा एक साइलो में चल रहा है, थोड़ा सा एक प्लेन लाइन में चल रहा है, तो बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर मुझे 10 में से 8 नंबर देना हुआ ग्रेटर नोएडा वेस्ट को, तो मैं इसको शायद 7.5 दूँ। इससे ज़्यादा का अंतर नहीं है दोनों में। तो सिद्धार्थ जी, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप खरीदना चाहते हैं मकान, दुकान, विला, फ्लैट या फिर प्लॉट, लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट डील, तो लिख भेजिए अपना सवाल। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। और इसी के साथ ही फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी 24 में हम आपको दिखाएंगे इस साल किन शहरों की प्रॉपर्टी बन सकती है हॉट प्रॉपर्टी।